Good morning students. Now in today's lecture we will discuss the principle of superposition of waves and analytical treatment. इसमें हम resultant amplitude के लिए इक्वेशन ऑब्टेन करने वाले हैं. देखिए पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स प्रिंसिपल क्या है इसका. When two or more waves traveling through a medium pass through a common point, each wave produces its own displacement at that point independent of the presence of the other wave. The resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the displacements due to individual wave at that point. इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर सुपरपोजिशन मतलब ओवरलैपिंग, सपोज टू वेव्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जहाँ पर ये ओवरलैपिंग होते हैं उस एरिया में उनके डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाते हैं, और जहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन ख़त्म होता है उसके बाद दोनों वेव्स इंडिविजुअल वेव्स एम्पलीट्यूड के साथ मूव हो जाते हैं. तो ये इसका मीनिंग है. देखिए व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, सपोज यहाँ पर दो वेव्स हैं, दिस इज़ द फर्स्ट वेव, ये फर्स्ट वेव है, एंड दिस इज सेकंड वेव. ओके, दे आर अप्रोचिंग. तो लेट फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है यहाँ पर A1 और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है A2. ओके, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन हो जाती है अप्रोचिंग इन फेज मतलब देखिए ध्यान दीजिए कि एक वेव यहाँ पर है, अल्टरनेट क्रस्ट रफ, ओके, मूविंग इन राइट डायरेक्शन, एंड देयर इज अनदर वेव सेकंड विच इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन जिसका एम्पलीट्यूड है A2, अल्टरनेट क्रस्ट रफ. अब अप्रोचिंग इन फेज मतलब क्या होगा कि देखिए फर्स्ट वेव का क्रस्ट और सेकंड वेव का क्रस्ट यहाँ पर कोइंसाइड हो जाता है, ओवरलैप होता है ना. तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड यहाँ पर ऐड हो जाता है, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पर A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये हो जाएगा बिकॉज दोनों वेव इन फेज है. इन फेज मतलब क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ क्रस्ट ऑफ अदर वेव. तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका जो होता है दैट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड गेट्स एडेड. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा A1 प्लस A2. अगर A1 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, A2 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा 2 + 3 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा. तो अगर दो वेव्स अप्रोचिंग है एंड दे ओवरलैप ईच अदर इन फेज मतलब दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 0 रहता है. ओके, तो क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ क्रस्ट ऑफ अदर वेव, दैट ओवरलैपिंग इज नोन एज इन फेज ओवरलैपिंग. और ऐसे इन फेज ओवरलैपिंग में इन द ओवरलैपिंग रीजन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है A1 प्लस A2 इनकी एडिशन होती है स्टूडेंट. ओके, इनकी एडिशन होती है. सो सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स. ओके, अब यहाँ पर सेकंड पॉसिबिलिटी कौन सी देखिए, सेकंड है अपोजिट फेज. देखिए दो वेव्स यहाँ पर अप्रोचिंग है लेकिन अपोजिट फेज मतलब क्या, देखिए ये फर्स्ट वेव है, अल्टरनेट क्रस्ट ऑफ यहाँ तक आती है, इसका क्रस्ट यहाँ पर है, और ये सेकंड वेव है, दिस इज फर्स्ट वेव, सेकंड वेव अल्टरनेट क्रस्ट ऑफ. ओके, अब सेकंड वेव का यहाँ पर क्या है, देखिए ट्रफ है, राइट. तो क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ ट्रफ ऑफ अदर वेव, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग इन अपोजिट फेज, बिकॉज क्रस्ट ऑफ वन वेव एंड ट्रफ ऑफ अदर वेव दोनों के बीच फेज एंगल कितना होगा 180 डिग्री, दैट इज पाई रेडियन. ओके, तो दैट इज नोन एज ओवरलैपिंग इन अपोजिट फेज. देखिए सपोज फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है A1, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है A2, तो इस ओवरलैपिंग रीजन में क्या होता है, दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन. ओके, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 माइनस A2, दोनों का डिफरेंस होगा. वाई, बिकॉज देखिए इसका एम्पलीट्यूड है A1
एंड सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है A2। तो दोनों आउट ऑफ फेज है, मतलब एक एम्पलीट्यूड एक्सिस के ऊपर है, एक एम्पलीट्यूड एक्सिस के नीचे है, बिकॉज क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ ट्रफ ऑफ अदर वेव। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा। एंड यहाँ पर क्या होता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये इन दोनों एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होता है, तो एम्पलीट्यूड कम होगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल सपोज A1 की वैल्यू A2 से ज़्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर देन A2। जैसे A1 फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है और A2 है 2 सेंटीमीटर, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर एम्पलीट्यूड बचा रहेगा। सो दिस इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग। ओके, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। सो यहाँ पर देखिए दोनों एम्पलीट्यूड अबव द एक्सिस है पॉजिटिव, इसलिए दोनों की एडिशन हो जाती है। ठीक है, तो अगर दो वेव्स यहाँ पर आ जाते हैं ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स A1 A2 और ओवरलैपिंग हो जाता है इन फेज, मतलब क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ क्रस्ट ऑफ अदर वेव, तब ड्यूरिंग ओवरलैपिंग रीजन में क्या होता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 होता है। और सेकंड कंडीशन कौन सी है, अगर दो वेव्स ओवरलैप हो जाते हैं और ओवरलैपिंग रीजन में एक वेव का क्रस्ट और सेकंड वेव का ट्रफ अगर कोइंसाइड होता है, ओके, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन दोनों का डिफरेंस होगा। सो A इज इक्वल टू A1 माइनस A2। अब यहाँ पर इसको मॉड में लिखा है, मतलब अगर A2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है A1 से तो माइनस में आंसर आएगा, तो हमें यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस लेना है स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस लेना है। सो A इज इक्वल टू A1 माइनस A2, राइट। तो ये इसका मीनिंग है स्टूडेंट। देखिए फिर से, व्हेन 2 और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये यहाँ पर कॉमन पॉइंट है। ओके, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, मतलब फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है A1, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है A2। ओके, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स एट दैट पॉइंट। मतलब देखिए अब यहाँ पर ओवरलैपिंग है इन फेज, तो यहाँ पर वेक्टर्स एडिशन होगी, मतलब A1 प्लस A2, बिकॉज दोनों पॉजिटिव, इसलिए देखिए यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो एक एम्पलीट्यूड क्या होगा नेगेटिव होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिफरेंस होगा इन दोनों का, मतलब वेक्टर एडिशन अगर लेते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए डिफरेंस होगा। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल। ओके, नो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, मतलब जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि अगर दो वेव्स ओवरलैप हो जाते इन फेज एंड आउट ऑफ फेज, ओके, तो कंसिडर सच टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स A1 एंड A2, राइट। देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेव्स एट x इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाय, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फर्स्ट वेव y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा t, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये एक वेव होगी यहाँ पर, उसका ये डिस्प्लेसमेंट है और A1 एम्पलीट्यूड है। ना y2 सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट A2 साइन इन ब्रैकेट ओमेगा t प्लस फाई, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए दो वेव्स के बीच फेज डिफरेंस कितना है, फाई। अब फेज डिफरेंस मतलब क्या होगा, जैसे देखिए दिस टू वेव्स अप्रोचिंग, ओके, एंड ओवरलैप इन फेज मतलब क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ क्रस्ट ऑफ अदर वेव, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 रेडियन होगा, 0 होगा। ओके, और जैसे यहाँ पर इन अपोजिट फेज अगर दो वेव्स अप्रोचिंग है एंड ओवरलैपिंग इन अपोजिट फेज, मतलब क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ ट्रफ ऑफ अदर वेव, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री। तो ओवरलैपिंग रीजन में ये पॉसिबिलिटी है 0 और 180, या फिर और एंगल हो सकता है 30 डिग्री 60 डिग्री। ओके, तो फेज डिफरेंस सपोज फर्स्ट एंड सेकंड वेव के बीच है 5, इट मे बी 0 to 180 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे दो वेव्स है ओवरलैपिंग। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट
at x is equal to 0 is given by y is equal to y1 plus y2. So y is equal to y1 मतलब a1 sin ओमेगा t प्लस y2 मतलब a2 sin इन ब्रैकेट ओमेगा t प्लस 5. अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट, दैट इज साइन ऑफ a प्लस बी. ये वाला फॉर्मूला, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b. ये है ना इसका एक्सपेंशन, लॉग टेबल में आप ये देख सकते हो. तो चलिए y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस a2. अब ब्रैकेट में देखिए साइन ओमेगा टी प्लस ए, सपोज ओमेगा टी मतलब a और फाई मतलब b, तो इसका एक्सपेंशन इस तरह से हम कर सकते हैं. देखिए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई है ना, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये एक्सपेंशन होगा. ना y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब a2 से मल्टीप्लाई करते हैं, a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस अगेन a2 से मल्टीप्लाई कीजिए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, कॉस ओमेगा टी इंटू दिस साइन फाई. ओके, नो y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर साइन ओमेगा टी और यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, है ना. तो ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर, a1 प्लस a2 कॉस फाई. ओके, देखिए अगर और साइन ओमेगा टी कॉमन निकाला है हमने, तो यहाँ पर a1 रहेगा प्लस a2 कॉस फाई रहेगा, साइन ओमेगा टी कॉमन प्लस a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी. ओके, साइन फाई पहले लिखा है, बाद में ये कॉस ओमेगा टी, a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी. नो y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि लेट पुट a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको हम क्या रखेंगे, a कॉस थीटा रखते हैं. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3. एक एडजस्टमेंट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि a1 प्लस a2 कॉस फाई, इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर a कॉस थीटा लिखते हैं. ओके, व्हाट इज a, दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और एंड सपोज a2 साइन फाई, इसको लिखेंगे हम a साइन थीटा. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसके जगह पर हम a कॉस थीटा लिखने वाले, एंड a2 साइन फाई के जगह पर a साइन थीटा लिखने वाले. ओके, तो ये इक्वेशन कैसे होगा फिर, यहाँ पर y इज इक्वल टू, देखिए इस ब्रैकेट के जगह पर क्या लिखना है, a कॉस थीटा, ओके, साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई के जगह पर a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी. राइट, या फिर ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस a कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा. देखिए रिशफलिंग किया है हमने, a साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, ओके, a कॉस ओमेगा टी साइन थीटा. नो y इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस थीटा. तो इस तरह से इक्वेशन आएगा. देखिए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा मतलब साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस a कॉस ओमेगा टी प्लस साइन थीटा. ओके, तो यही इक्वेशन फिर से यहाँ पर हमने यूज़ किया, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को हम जैसे साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, इसलिए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा की, इसको हमने साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इस तरह से लिखा है. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5. सो इक्वेशन नंबर 5 इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. ओके, व्हाट इज ए, दैट इज द
एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, सो ओमेगा टी यहाँ पर सेम है जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरफेरिंग वेव्स में, मतलब रिजल्टेंट वेव यहाँ पर जो मिलेगी उसका भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम होगा एज द इंटरफेरिंग टू वेव्स, मतलब इंटरफेरिंग ओवरलैपिंग टू वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इस रिजल्टेंट वेव की भी है। ए रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो हमें इसके लिए एक्सप्रेशन यहाँ पर ऑब्टेन करना है स्टूडेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन 3 और 4 पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 3, मतलब दोनों साइड का स्क्वायर लेना है और एडिशन करनी है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 3। ओके, तो देखिए यहाँ पर A2 साइन फाई इसका स्क्वायर लेना है और A साइन थीटा का भी स्क्वायर लेना है यहाँ पर। ओके, देखिए राइट हैंड साइड यहाँ पर A साइन थीटा, इसका स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड A कॉस थीटा, इसका स्क्वायर लेंगे A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड A2 साइन फाई, उसका स्क्वायर क्या होगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ओके, प्लस अब इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड ये ब्रैकेट है, मतलब A1 प्लस A2 कॉस फाई इस ब्रैकेट का स्क्वायर, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए A स्क्वायर कॉमन निकलेगा यहाँ पर, बराबर है, इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ओके, प्लस अब A1 प्लस A2 कॉस फाई इस ब्रैकेट का स्क्वायर लेना है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब A1 स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म मतलब A1 A2 कॉस फाई। नाउ A स्क्वायर इज इक्वल टू, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, राइट, इज इक्वल टू, अब सेकंड इसमें से देखिए कि A2 स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर ना, तो पहले A1 स्क्वायर लिखते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, अब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बीच A2 स्क्वायर कॉमन निकालना है, ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 और ये कॉस फाई बचता है यहाँ पर, ठीक है। नाउ A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, बिकॉज इस ब्रैकेट की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। ओके, प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस फाई। ओके, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इक्वेशन क्या आएगा A इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा पूरा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये इक्वेशन स्टूडेंट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। दिस गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, मतलब दो वेव्स अगर ओवरलैप हो जाते हैं y1 y2, ओके, तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है A1 A2, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा आफ्टर ओवरलैपिंग, दैट इज A इज इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, where phi is the phase difference between two interfering waves, right स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट केसेस क्या होंगे, केस वन इफ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, मतलब जो इंटरफेरिंग और ओवरलैपिंग वेव्स हैं इनके बीच फेज डिफरेंस अगर 0 होता है, ओके, ये देखिए फेज डिफरेंस दोनों के बीच 0 है, बिकॉज क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ क्रस्ट ऑफ अदर वेव, तो इन फेज हो गया ना, ओवरलैपिंग इन फेज मतलब फेज डिफरेंस 0 होता है, दैट इज इन फेज, ओवरलैपिंग इज इन फेज। तो फिर
ए क्या होगा देखते हैं, रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो A इज इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, अब कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, है ना, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा फिर प्लस 2A1 A2 बराबर इज इक्वल टू रूट, अब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, मतलब ये एक्सपांशन है A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर का। देयरफॉर A इज इक्वल टू ब्रैकेट स्क्वायर है रूट के अंदर, मतलब यहाँ पर क्या होगा A1 प्लस A2। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। मतलब देखिए कि अगर इन फेज मतलब फेज डिफरेंस 0 है तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, दोनों वेव्स एम्पलीट्यूड की एडिशन। तो A1 प्लस A2 यहाँ पर इक्वेशन प्रूव हुआ ना। सो दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है स्टूडेंट। ओके, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। अब हमें पता है कि इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, बराबर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। देयरफॉर इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ओके, सपोज A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, मतलब दो इंटरफेरिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड A1 और A2 दोनों सेम है, एंड सपोज इट इज इक्वल टू A, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा AR, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दैट इज A1 प्लस A2 मतलब A प्लस A, सो दिस इज 2A, और इंटेंसिटी क्या होगी फिर 2A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर, ये इंटेंसिटी होगी। ओके, नाउ केस 2, सेकंड केस क्या होगी, अगर दो इंटरफेरिंग वेव्स ओवरलैप हो जाते हैं बट इन अपोजिट फेज, अपोजिट फेज मतलब क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ ट्रफ ऑफ अदर वेव, तो ये अपोजिट फेज होगी ना। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होता है 180 डिग्री, मतलब इफ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। ओके, 180 डिग्री और पाई रेडियन, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पर A इज इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस पाई डिग्री, पाई रेडियन, है ना, 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। और हमें पता है कॉस पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है -1, तो A इज इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है, और कॉस पाई की वैल्यू -1 है, तो ये होगा यहाँ पर -2A1 A2। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ, ये एक्सपांशन किसका है A1 माइनस A2 ब्रैकेट स्क्वायर का, ये एक्सपांशन है स्टूडेंट। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय AR इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस होगा A1 माइनस A2, इन दोनों का डिफरेंस होता है स्टूडेंट। ओके, मतलब एम्पलीट्यूड कैसा होगा यहाँ पर मिनिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा बिकॉज डिफरेंस है यहाँ पर। और इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होगी फिर, इंटेंसिटी वी नो दैट इज इक्वल टू I मिनिमम होगी इंटेंसिटी बिकॉज एम्पलीट्यूड मिनिमम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा फिर यहाँ पर A1 माइनस A2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये इंटेंसिटी मिनिमम होगी। अगर इसमें भी हम एक कंडीशन जोड़ लेते हैं कि इफ़ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, देखिए A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A माइनस A, दैट इज 0, दैट इज 0। मतलब दो वेव्स अगर हम कंसिडर करते हैं सेम एम्पलीट्यूड, ओके, तो फिर इन फेज अगर ओवरलैपिंग हो जाता है तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा 2A होगा, और इन अपोजिट फेज ओवरलैपिंग हो जाता है तो A1 माइनस A2 मतलब A माइनस A, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा 0 होगा इस कंडीशन में।
सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और अगर दो वेव्स यहाँ पर ओवरलैप हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, ओके, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है A1 A2, लेकिन फेज डिफरेंस उनके बीच कितना है 5, तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, इसके लिए हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। ओके स्टूडेंट।